नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण जी। बात एक ऐसे देश को लेकर होने वाली है जहां पर एक आ, इस्लामिक जो उग्रवादी संगठन है उसने 40 नागरिकों को सजाए मौत दी। जी हाँ, और सिर्फ 40 नागरिकों को नहीं, इससे पहले कई लोगों को वो मौत के घाट उतार चुका है। नाइजीरिया की हम बात कर रहे हैं। नाइजीरिया में एक संगठन है बोको हराम। जी हाँ, इसने जिस तरीके से उग्रवाद वहां पर मचाया हुआ है और अब किस तरीके से सजाए मौत यहां पर दी हुई है, इस पर हम बात करने वाले हैं। निपुण जी, क्या ये आतंकी संगठन है, इसके बारे में बताइए। और अब जो नागरिकों को मारा है, साथ ही चेतावनी भी दी है, इस पर अब क्या हो रहा है? देखिए, एक्चुअली पहले तो आप बोको हराम के बारे में जानिए, फिर ये इस प्रकार क्या घटना है, कोई पहली बार नहीं, पहले भी कई बार इन्होंने ऐसा किया है। और हम देखें तो जो नाइजीरिया के, अगर हम ईस्ट वाली बेल्ट में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ एक काफ़ी बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना कब्जा भी किया हुआ है। और 2002 में संगठन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, स्थापना की गई थी। और स्थापना के बाद क्या था कि जो सुन्नी फंडामेंटलिस्ट है, यानी कि जो सुन्नी जो इस्लाम की शाखा है, उसको स्थापित करना। इसके अलावा सिया हो या कोई और अन्य कम्युनिटी हो, ये इसको क्या मानते हैं कि वो जो है नाफिक हैं, काफिर हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, उसको बिल्कुल मार देने की बात करते हैं। और देखिए, जो भी आप कट्टरपंथी होते हैं इस प्रकार का, उनकी सोच यही होती है कि हमारी विचारधारा ही सही है, अन्यों की विचारधारा सही नहीं है। मुझे एक बात याद आई जब मैं पढ़ रहा था पूरा बोको हराम के बारे में। तो काफ़ी समय पुरानी बात है कि 2009 में जो उसके नेता थे मोहम्मद यूसुफ, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे अपना। और इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि पृथ्वी के आकार के बारे में आप बताइए, तो उनका कहना ये था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है, ना कि गोलाकार। हम्म, आप जानते हैं कि कुरान में ये बात लिखी है कि जो पृथ्वी जो है, जी। वो बात क्या है कि वो चपटी है, वो गोलाकार नहीं है। दूसरा फिर से एक बात पूछी गई कि भाई बारिश जो होती है वो कैसे होती है, बारिश का। तो उन्होंने कहा कि जो बारिश होने का जो रीजन है वो ईश्वर की इच्छा से, अल्लाह की इच्छा से होती है, वाष्पीकरण का उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। ये जो मैंने आपको इंटरव्यू का अंश बताया, बताने का मकसद ये है कि जी। जो जनरल सी साइंस को भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हम्म। जो बहुत सामान्य सी साइंस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसको आज हम आंखों से देख सकते हैं। हम चीजों को, भाई आप प्लेन में बैठिए और आप थोड़ा सा आप चले जाइए स्पेस के अंदर, तो आप देख सकते हैं पृथ्वी को, जहां से आप गए हैं उसी डायरेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें तो जी। कोई बात ही नहीं है। जो प्रत्यक्ष, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम्म। उस चीज को भी अगर कोई मानने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दूसरी विचारधारा को मानने को स्वीकार होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, कदाचित भी नहीं। एक तो ये बात आप समझिए। दूसरा क्या है कि जो इनका किसानों का, या जो उस बेल्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको ये इस्लाम के अकॉर्डिंग, यानी कि जो शरीयत लो है, उसके अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो भी उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये उसको सीधा सजाए मौत, यानी कि वही आपका जो डेथ सेंटेंस होता है वो आपका दिया जाता है। वो एक नेचुरल है कि हमको देना ही देना है, वो सजाए मौत देनी देनी है। उसी प्रकरण में ये है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि इनका जो पूरा आप देखेंगे, पूरा यहाँ पर हम देखेंगे, तो करीब, अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया की बात करें, करीब 2.5 लाख लोग, आप सोचिए, 2.5 लाख लोग नाइजीरिया से बोको हराम के डर की वजह से भाग गए थे। और अगर हम बात करें 2014 से लेके अब तक, तो करीब जी। 7,000 लोगों को इन्होंने मारा है। और भाव बहुत, मतलब ये नहीं कि केवल आपका स्कूली जो बच्चे होते हैं, जैसे एक घटना है 2014 की। इन्होंने क्या किया था, जो बोनो राज्य है, बोको बोको हराम जहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है, उसके एक चिबोक जगह, जहाँ पे इन्होंने 269 बच्चियों का, यानी कि जो छात्राएं हैं, उनका पहले क्या किया, आपका अपहरण किया। और अपहरण करने के बाद उन 276 लड़कियों का नरसंहार किया था।
अब अपहरण करने से पहले हो सकता है कि अब बहुत सारी बातें इसमें हैं जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, जो मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस तरह की घटनाएं आप देखिए, किसी राज्य में अगर किसी आतंकवादी संगठन के कारण 2.5 लाख लोग देश छोड़कर भाग जाएं और इतनी बड़ी संख्या 7,000 लोग वहां मारे गए हों, तो अभी ये 40 लोगों का मारा जाना मैं मानता हूँ कि उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में है। जी। हालांकि जो प्रेसिडेंट है नाइजीरिया के, उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो सशस्त्र बल हैं वो पूरे क्षेत्र को सफल नहीं मानते, और ये बात केवल नाइजीरिया में नहीं है चेतन जी। आप अगर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को देखेंगे तो अफ्रीका में सारे के सारे देशों की स्थिति ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उस सरकार की उनके देश में पूरे क्षेत्र में नहीं चलती। बहुत सारा क्षेत्र से ऐसा होता है जहां पर जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो वहां पर अपना कंट्रोल कर ही नहीं पाती। होता क्यों है ऐसा? होता अभी इसलिए है। ये जो बोको हराम संगठन है, ये इसका सिर्फ एक ही मोटिव है, अपने प्रभाव को बढ़ाना, इसलिए ये सब कर रहा है। नहीं, देखिए, दो तीन चीजें। एक तो ये इनका, अगर हम पूरी विचारधारा की बात करें तो अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो हम उस क्षेत्र की बात करें जहाँ पे इन्होंने अपना कंट्रोल किया हुआ है, बोको, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, बोरम कुछ ऐसा जगह का नाम है, वहाँ उस क्षेत्र के अंदर अपना मोटे मोटे जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को क्या करना, वहाँ पर लाना, शरीयत को लागू करना। और विचारधारा की अगर हम बात करें तो उनकी विचारधारा बोर्नो सलाफिज्म एक बोर्नो जगह है विचारधारा काफी। है। हाँ, सलाफिज्म जो विचारधारा है वो इसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। हाँ। बहाविज्म विचारधारा, और देखिए दो विचारधारा ऐसी हैं, सलाफिज्म और बहाविज्म, ये कहीं ना कहीं सऊदी बेस विचारधारा हैं। और सऊदी इन सभी विचारधाराओं के माध्यम से, इन संगठनों के माध्यम से, एक समय था कि जो सऊदी का सपोर्ट कहा जाता था बोको हराम को, कि बोको हराम को सपोर्ट करने वाला कौन था, सऊदी था। लेकिन बाद में जब सऊदी ने बस महसूस की कि इन टेररिस्ट जो टेरर आउटफिट है वो क्या करते हैं, कल को कहीं ना कहीं हमको ही आगे क्या करेंगे, डसेंगे, और दूसरा सऊदी ने अपने आप को मॉडरेट करना जब स्टार्ट किया, तो सऊदी ने इन सब संगठनों को फंड करना बंद किया। अब हम देखें तो आज की तारीख में आप बहुत अग्रेसिव देखते हैं तो आपको ईरान देखते हैं। ईरान जो अपने प्रॉक्सी को क्या करता है, पूरा तैयार करता है, पूरा रेडी करता है अगेंस्ट ऑफ द जितने भी यहाँ पे और ग्रुप्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं। लेकिन शुरुआत में इसको सऊदी से लिंक माना जाता था, ये सऊदी इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, सऊदी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस तरह के संगठनों को सपोर्ट करता था। तो कई चीजें इसमें है, ईसाई विरोधी भावना से ये क्या मतलब, ईसाई को बिल्कुल, ईसाइयत को खत्म करना चाहते हैं, सिया विरोधी है, पश्चिम के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई भी वहां पर वेस्ट कल्चर को एडॉप्ट करेगा, जींस पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा, तो उसको आपको डेथ सेंटेंस मिलेगा। हम्म। तो वो ही एकदम से विचारधारा, कट्टरपंथ की विचारधारा है। विचारधारा के आधार पर क्षेत्र पर नियंत्रण रखना, वहां के रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन करना, ये मेनली इनका मकसद होता है, और अपने आप को एज ए स्टेट या एक बड़े क्षेत्र के ऊपर अपना दावा रखना। नाइजीरिया की सीमित है ये बोको हराम? नहीं, नाइजीरिया के साथ साथ जो सटे हुए स्टेट्स हैं उनमें भी प्रभाव देखते हैं, लेकिन मेनली इनका नाइजीरिया जो है मेन गढ़ है, जहाँ पे इन्होंने अपना बकायदा कब्जा करके अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई हुई है, जी। समानांतर सरकार बनाई हुई है। तो नाइजीरिया इनका मेन गढ़ हो जाता है। बाकी छोटा मोटा प्रभाव ये आसपास के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी अपना प्रभाव रखते हैं। अब जिस तरीके से इस्लामिक। काफी ज्यादा जो उंगलियां हैं कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत पर भी उठने लगती हैं, हालांकि भारत में कुछ भी ऐसा कोई खतरा नहीं है, एक सरकार यहाँ पर है, लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों को पेट में दर्द होता है। अब नाइजीरिया जैसे देश में या फिर कहीं और भी इस तरीके से एक उग्रवादी जो संगठन है, कट्टरवादी जो संगठन है, उसकी वजह से कई लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। तो क्या मानवाधिकार जो संगठन है वो चुप है या इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, इसको रोकने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? नहीं, नहीं, मानवाधिकार संगठन की अगर हम बात करते हैं तो यूएन की फोर्सेस, जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है, वो भी क्या होती है कि देशों में तैनात की जाती है। और यूएनओ ने कई बार नाइजीरिया के जो बोको हराम के द्वारा जो होने वाली घटनाएं हैं उसकी वो क्रिटिज्म भी करता है, आलोचना भी करता है। यहाँ तक कि उस क्षेत्र में जिस प्रकार के फंड्स किए जाने चाहिए वो करने की बात होती है। लेकिन देखिए बात क्या है चेतन जी, पूरे अफ्रीका की कंडीशन यही है, पूरे के पूरे अफ्रीका की। कोई भी देश अफ्रीका में ऐसा नहीं है जहां पर इस प्रकार की इश्यूज नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है। कहीं पर आपका टेररिस्ट आउटफिट्स हैं,
कहीं पर आपको विद्रोही दिखाई देंगे, जिसको आप अभी उग्रवादी बोल रहे थे, वो बिल्कुल। आपको दिखाई देंगे। और होता क्या है कि ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, ये सपोर्ट करती है अलग अलग ग्रुप्स को। जैसे बोको हराम को सपोर्ट करने वाला एक देश हो गया, ताकि बोको हराम एक बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल कर ले, वहां के रिसोर्सिस का वो देश क्या करेगा, एक्सप्लोरेशन करेगा, यानी कि दोहन करेगा। तो ये क्या होता है, किस देशों को, जैसे अभी आपका देखिए नाइजर एक देश है, नाइजर में कूप कराया गया अगेंस्ट, वहां जो फ्रांस का कंट्रोल पूरा था उसको वहां पे बदला गया, बदल के वहां पर रशिया का कंट्रोल बढ़वाया गया, और वो पूरा पूरा रशिया के द्वारा किया गया, ताकि क्या है कि नाइजर के जो रिसोर्सिस का एक्सप्लोरेशन अब तक फ्रांस करता था, वो अब हम्म। रशिया करे। तो जो वर्ल्ड पावर का एक इन्वॉल्वमेंट है अफ्रीका के अंदर, वो दिक्कत क्रिएट करता है। होता क्या है कि अगर किसी एक ने पूरे देश के ऊपर कंट्रोल कर लिया, हम्म। तो उस पर कंट्रोल करने को उसको सपोर्ट किसने दिया, मान लीजिए फ्रांस ने दिया, तो हाँ। रशिया को क्या लगेगा कि सारे रिसोर्सिस का दोनों फ्रांस कर लेगा। तो वहां पर जो अन्य ग्रुप्स होंगे, चाहे वो आपका विपक्ष हो या अन्य ग्रुप्स हो, आप भारत में देख लीजिए, भाई भारत में अगर बीजेपी गवर्नमेंट रहती है, तो जो अपोजिशन है, जैसे आपने सुना होगा जॉर्ज सोरोस का नाम सुना होगा, तो जॉर्ज सोरोस जो है, यानी कि आपका जो बाइडेन गवर्नमेंट है, हाँ। मोदी जी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो चाहेंगे कि यहाँ की सरकारें बदली जाए। लेकिन भारत में डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत मजबूत हो चुका है, डेमोक्रेसी भारत की जनता बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन जो आपके क्या है, आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनको लोग बोलते हैं अल्प विकसित देश। देखिए भारत एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की प्रक्रिया में शामिल है। बिल्कुल। तो जहां पर समाज आपका हो जाता है एक उन्नत, है ना, उन्नत प्रौद्योगिक समाज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हमने, यानी कि काफी डेवलप सोसाइटी हो चुकी है। हालांकि देखिए ब्रिटेन वगैरह की तो बहुत ज्यादा डेवलप पहले से थी, सब चीजें हैं। हम लोग काफी गरीबी से संघर्ष करके आए हैं, निकल कर आए हैं। तो जो सोसाइटी इतना डेवलप हो गया अपने आगे बढ़ती है, तो वहां पर इस प्रकार की चीजें डेवलप करने में, स्थापित करने में दिक्कत होती है। लेकिन जो अंडर डेवलप होती हैं, जहां पर आपका अभी कृषि प्रधान ही समाज है, औद्योगिकरण जहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं है, जहाँ पर उद्योगों का बोलबाला नहीं है, वहां पर इस प्रकार के अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करना बहुत आसान होता है। अफ्रीका के पास रिसोर्सेज बहुत है, और यही रीजन है कि वहां पर इस प्रकार के ग्रुप्स हैं। जिस दिन आपका अफ्रीका के अंदर औद्योगिकरण हो जाएगा, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो वहां भी चीजें धीरे धीरे खत्म होगी। और 22वीं सदी कही जा रही है कि अफ्रीका के लिए बेटर होगी, वहां का समाज भी जो है, सोसाइटी भी जो है, वो आगे बढ़ेगी। अब ये जो, क्योंकि संगठन है ये कई और देशों में भी हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे संगठन हैं। नाइजीरिया में बहुत जो सारे। काफी टाइम से इस संगठन ने कत्लेआम यहाँ पर मचाया हुआ है, कई लाख लोगों को विस्थापित उसकी वजह से होना पड़ा, जैसे कि निपुण जी ने बताया। आप देखना होगा, क्योंकि 22वीं सदी जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये काफी समय से कहा जा रहा है कि अफ्रीका के लिए अच्छी होगी और वहां के लोगों के लिए अच्छी होगी। अभी तो बहुत हालत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले दिन नाइजीरिया के दौरे पर थे, सर्वोच्च सम्मान भी उन्हें वहां से दिया गया। ठीक है, देखने वाली बात होगी। हमारी नजर तो फिलहाल दुनिया पर बनी ही रहती है, और आप भी हमारी नजर से दुनिया देखते हैं। आप जो भी इस पर कुछ कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात रखें। फिलहाल के लिए निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मुद्दे को हमें समझाने के लिए। और हमारे दर्शक इस पर जो कुछ कहना चाहते होंगे वो कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए NMF न्यूज़।